गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 12 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, गवर्नमेंट प्लान्स गाइडलाइंस ऑन बुक्स बाय वेटरन्स। तो यहाँ पर रीसेंट कंट्रोवर्सी जो हुई, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने की जो अनपब्लिश्ड मेमोयर है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसको लेकर हुआ। तो इस इश्यू के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब नए डिटेल्ड गाइडलाइंस बना रही है, ताकि सर्विंग और जो रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेज हैं पर्सनल्स, जब फ्यूचर में बुक पब्लिश करें कोई, तो उनको क्लियर प्रोसेस वो फॉलो करें। और अभी तक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के लिए कोई एक सिंगल कंसोलिडेटेड लॉ नहीं है जो बुक राइटिंग को रेगुलेट करे इनके द्वारा। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लाइफ लॉन्ग अप्लाई होता है, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव ऑपरेशनल डिटेल या फिर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी कोई बात डिस्क्लोज करता है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो में माना जाएगा। और सर्विंग जो आर्मी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए तो रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। उन्हें किसी भी लिटरेरी या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए पहले रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर कंटेंट में ऑपरेशंस या इंटेलिजेंस इनपुट्स या इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज या फॉरेन रिलेशंस से जुड़ी बात हो तो स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन लग सकता है। और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है उसमें आर्मी एक्ट के अंडर नहीं आते हैं, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और दूसरे जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं उन पर अप्लाई होते हैं। और अगर जो इनका जो लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट से अगर सेंसिटिव मैटर को टच करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियरेंस लेना पड़ता है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, सेंसिटिव आइटम्स आउट ऑफ यूएस स्टेटमेंट ऑन डील विद इंडिया। तो यहाँ पर यूएस ने बेसिकली इंडिया और यूएस की ट्रेड डील जो है उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आया उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चेंजेस वापस ले लिए हैं। जैसे यूएस फैक्ट शीट में लिखा गया था कि इंडिया पल्सेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डिजिटल सर्विस टैक्स जैसे मुद्दों पर कमिटमेंट दे रहा है। और साथ ही ये भी मेंशन था कि इंडिया नेक्स्ट 5 ईयर्स में $500 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदेगा, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी शामिल थे। लेकिन इंडिया की तरफ से पहले ही क्लियर किया गया था कि सेंसिटिव एग्रीकल्चरल आइटम्स डील्स का हिस्सा नहीं है। और $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ एक इंटेंशन है। तो ऑपोजिशन ने भी इसको लेकर गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा था। और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने क्वाइटली डॉक्यूमेंट अमेंड कर दिए। और अब करेक्टेड वर्जन में लिखा गया है कि इंडिया कुछ यूएस इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं और सिलेक्टेड फूड आइटम्स, जैसे कि डीडीजीज हो गए, सोयाबीन ऑयल हो गया, वाइन्स हो गया, इन सब जैसे आइटम्स पर टैरिफ कम करेगा। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो ब्रॉड रेफरेंस है वो यहाँ पर हटा दिया गया है। और साथ ही यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस ने जो है एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डिलीट किया, जिसमें इंडिया का मैप बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन के साथ जो है मिलाकर दिखाया गया, जो इंडिया के ऑफिशियल मैप के मुताबिक है। एनर्जी इशू पर यूएस ने कहा कि इंडिया रशियन ऑयल परचेज कम कर रहा है और अमेरिकन एनर्जी जो है वो खरीदना बढ़ा रहा है। तो इंडिया ने इस बात को डायरेक्टली डिनाई नहीं किया, बस ये कहा कि वो अपनी एनर्जी पॉलिसी को डाइवर्सिफाई कर रहा है नेशनल इंटरेस्ट में। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस इन इजिप्ट पॉइंट टू एंशिएंट ट्रेड लिंक्स। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी है। जो एंशिएंट तमिल है, तमिलागम और रोमन एम्पायर के बीच जो ट्रेड कनेक्शन है उसको और क्लियर करती है। रिसर्चर्स ने बेसिकली इजिप्ट की जो वैली ऑफ किंग्स है वहां पर लगभग 30 इंस्क्रिप्शंस आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी सी के बीच के हैं। और ये इंस्क्रिप्शन जो तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत में लिखे गए थे। और 6 टॉम्स में जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको डिक्रिप्ट किया गया और डॉक्यूमेंट किया गया। तो इन इंस्क्रिप्शंस में कुछ वर्ड्स मिले कि जैसे कि सिकाई कोरन, जिसका मतलब होता है कि जो 8 बार 5 टॉम्स में लिखा गया। तो कोरन का मतलब होता है, तमिल शब्द है जिसका मतलब है विक्ट्री या वॉरियर से जुड़ा है। और ये नाम संगम लिटरेचर और चेरा रूलर्स से भी लिंक्ड है। एक और इंस्क्रिप्शन जैसे कि कोपन वर्तन कंतन, यानी कोपन, केम एंड सॉ। और इस तरह के जो नाम बेसिकली इजिप्ट के रेड सी पोर्ट बेरेंकी में भी मिले हैं। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सब साबित करता है कि एंशियंट तमिल ट्रेडर्स बेसिकली नाइल वैली इजिप्ट तक पहुंचते थे और रोमन वर्ल्ड से एक्टिव ट्रेड करते थे। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, नो प्लान्स फॉर डिस्टिंक्ट लीगल रिकॉग्निशन फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब सेंटर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जो डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनके लिए एससी, एसटी और ओबीसी के बराबर कोई अलग लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी बनाने का कोई प्रपोजल कंसिडर नहीं हो रहा है। और ये बात ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में बताई। तो ये कम्युनिटीज वो हैं जिन्हें ब्रिटिश रूल के दौरान क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया था।
आज़ादी के बाद इन्हें डीनोटिफाइड किया गया, लेकिन सोशल स्टिग्मा और बैकवर्डनेस का इशू अभी भी इन पे बना हुआ है। तो अब ये कम्युनिटीज डिमांड कर रही हैं कि जो 2027 का सेंसस है, उस फॉर्म में उनके लिए एक सेपरेट कॉलम बनाया जाए, ताकि उनकी जो प्रॉपर काउंटिंग हो सके और फ्यूचर में उनके लिए अलग क्लासिफिकेशन की मूवमेंट स्ट्रांग हो। पर यहाँ पर गवर्नमेंट से जब इसके बारे में पूछा गया तो मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि ऐसा कोई प्रपोजल या प्लान जो है फाइनल कंसिडरेशन में नहीं है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे द सीपीआई बेस्ड रिवीजन एक्सरसाइज मेजर्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ। तो यह आर्टिकल बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उसकी 2012 से 2024 के बेस ईयर रिवीजन को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता है। तो सीपीआई एक ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बताता है कि रोजमर्रा की चीजें जैसे खाना हो गया, किराया, फ्यूल, सर्विसेज, इनकी प्राइसेस कितनी बढ़ रही हैं। तो आम आदमी के लिए ये महंगाई का एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है और सीपीआई उस एक्सपीरियंस को ऑफिशियल नंबर्स में कन्वर्ट करता है। तो सीपीआई सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसी के बेसिस पर सैलरी रिवीजन्स, डियरनेस अलाउंस का हाइक्स, सोशल सिक्योरिटी एडजस्टमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो डिसीजंस इसी बेसिस पे लिए जाते हैं। तो अगर सीपीआई ग्राउंड रियलिटीज रिफ्लेक्ट करेगा तो पॉलिसीज भी सही डायरेक्शन में बनाई जाएंगी। तो आर्टिकल का मेन फोकस है कि इंडिया अपना सीपीआई बेस जो है ईयर 2012 से अपडेट करके 2024 कर रहा है। तो पिछले 12 सालों में इकोनॉमी काफ़ी बदल चुकी है, अर्बनाइजेशन बढ़ा है, सर्विस सेक्टर एक्सपैंड हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं, लोगों की स्पेंडिंग पैटर्न डाइवर्सिफाई हुई हैं। तो इसीलिए नया जो सीपीआई 2024 सीरीज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है 2023 और 2024 का, उसके डेटा पर बेस्ड है। तो इस रिवीजन में जो वेटेज वो चेंज हुआ है, मतलब जो आइटम्स पर लोग ज़्यादा जिन आइटम्स पर जो लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उन्हें सीपीआई बास्केट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, और जिन पर कम खर्च कर रहे हैं उन पे उनका वेटेज कम होगा। तो साथ ही कंजम्पशन जो बास्केट है वो भी अपडेट हो रही है, और जैसे कि सर्विस और लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंसेस को ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया गया है। तो मेथोडोलॉजी भी अपग्रेड हुई है। अब जो ऑनलाइन प्राइसेस है, टेलीकॉम, एयर फेयर्स एटसेट्रा, ये भी कैप्चर होंगे, और कंप्यूटर असिस्टेड जो प्राइस प्राइस कलेक्शन है, तो कंप्यूटर एडजस्टेड प्राइस कलेक्शन से जो मैनुअल एरर्स होते हैं वो कम होंगे, और डेटा रियल टाइम में वेरीफाई हो सकेगा। तो ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा जैसे कि रेल फेयर्स हो गए, फ्यूल प्राइसेस हो गए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आइटम्स, इन सब का ज़्यादा यूज़ होगा, जिससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर हुआ है, जिसमें एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल बॉडीज से कंसल्टेशन की गई। तो यहाँ पर ये पूरे वो में बोला जा रहा है कि सीपीआई का कोर पर्पस सेम है, हाउस होल्ड पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंज मेजर करना, बेस ईयर से सीपीआई और एक्यूरेट जो बेस ईयर है अपडेट से जो सीपीआई है और भी एक्यूरेट, अपडेटेड और ग्लोबली कंपेरेबल बनेगा, ताकि पॉलिसी डिसीजंस लोगों की रियल लाइफ और महंगाई को सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर सके। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नो रिडक्शन इन स्टेट्स शेयर्स इन टैक्स डेवोल्यूशन, फाइनेंस मिनिस्टर असर्ट्स इन लोकसभा। तो यहाँ पर जो अपोजिशन का क्लेम है कि सेंटर स्टेट्स को 41% का जो डिविजिबल पूल में से टैक्स शेयर नहीं दे रहा है, तो उस पर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 15th फाइनेंस कमीशन 2020 से 2026 के लिए जो डिविजिबल पूल था उसको 41% रिकमेंडेशन के हिसाब से स्टेट्स को गया है और हर साल फॉलो किया गया है। उनका कहना था कि लोग अक्सर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू देखकर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहले कैग जो है नेट नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करता है, यानी ग्रॉस टैक्स में से जो सेस होते हैं और सरचार्ज होता है वो माइनस होते हैं, तो नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद जो डिविजिबल पूल बनता है उसका 41% स्टेट्स को जाता है। तो इसीलिए डेवोल्यूशन एग्जैक्टली रिकमेंडेशन के हिसाब से हुआ है, और 2026 और 2027 में स्टेट्स को टोटल 24.44 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर होने का एस्टिमेट है। तो ऑपोजिशन का यहाँ पर एक और क्लेम आरोप है कि सेंटर ज्यादा सेस या सरचार्ज कलेक्ट करके डिविजिबल पूल कम कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो सेस और सरचार्ज का पैसा है ये हेल्थ, एजुकेशन और रोड्स जैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, जो आखिरकार स्टेट्स को ही बेनिफिट करता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, वंदे मातरम टू बी प्लेड बिफोर नेशनल एंथम गवर्नमेंट। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी भी इवेंट में नेशनल सॉन्ग, यानी कि नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम और नेशनल एंथम जन गण मन, ये दोनों अगर बजाए जा रहे हो किसी इवेंट में, तो पहले जो है वंदे मातरम और उसके बाद में जन गण मन बजाया जाना चाहिए। तो ये गाइडलाइंस बेसिकली 6 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर अपलोड हुई, लेकिन कोई फॉर्मल प्रेस अनाउंसमेंट नहीं दिया गया।
और ऑफिशियल वर्जन जो लगभग 3.1 मिनट्स, ऑफिशियल वर्जन जब भी प्ले या सिंक किया जाए ऑडियंस को अटेंशन में खड़े रहना होगा, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्री या न्यूज रील का पार्ट हो तो खड़े रहना जरूरी नहीं है, ताकि फिल्म जो है वो डिसरप्ट ना हो। तो गाइडलाइंस के मुताबिक जो वंदे मातरम है वो बेसिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर के फॉर्मल स्टेट फंक्शंस में अराइवल और डिपार्चर पर, और जो नेशनल फ्लैग अनफर्लिंग के टाइम पर और स्पेशल गवर्नमेंट ओकेजन्स पर गाया या बजाया जा सकता है। तो अगर बैंड प्ले करे तो ड्रम रोल से पहले सिग्नल दिया जाएगा, और स्कूल्स में भी जो दिन की शुरुआत है वो कम्युनिटी सिंगिंग से की जा सकती है। बस प्रॉपर रेस्पेक्ट और जो डेकोरम है वो मेंटेन होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे कॉलिंग राफेल अ हीरो, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ सीक्स मोर फाइटर प्लेन्स। तो यहाँ पर एयर मार्शल नागेश कपूर ने क्लियरली कहा है कि दसॉल्ट राफेल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिंदूर का सबसे प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट था, जो कि मतलब मिशन में इसका परफॉर्मेंस डिसाइसिव रहा। उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स और भी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट लेना चाहती है, तो राफेल उन क्राफ्ट एयरक्राफ्ट में से एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। और इंडियन एयरफोर्स का गोल है कि अपनी इन्वेंट्री में न्यूअर जनरेशन एयरक्राफ्ट ऐड करना। राफेल को इस कैटेगरी में देखा जा रहा है क्योंकि एडवांस मल्टी रोल फाइटर है, जो कि एयर डोमिनेंस, ग्राउंड स्ट्राइक और प्रिसीजन मिसाइल सब में कैपेबल है। और जो रिसेंटली जो वायु शक्ति एक्सरसाइज होने जा रही है 27 फरवरी को पोखरण रेंज में, उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा ये एयरक्राफ्ट, जहां इंडियन एयरफोर्स अपनी फायर पावर और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करेगी। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री पुशेस फॉर एआई लेड टीचिंग एंड लर्निंग एट ऑल लेवल्स बाय नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो यूनियन गवर्नमेंट का एम है कि अगले एकेडमिक ईयर तक जो किंडर गार्डन से लेकर रिसर्च के लेवल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल टीचिंग और लर्निंग का हिस्सा बन जाए। तो इस डायरेक्शन में धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में 10 लीडिंग एआई जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं उनके फाउंडर के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। तो गवर्नमेंट बेसिकली भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव, यहाँ पर दिया हुआ है भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव। तो यहाँ पर जो बोधन है जो कि एजुकेशन सेक्टर के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। इसका मतलब होगा कि एक ऐसा कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ एआई बेस्ड टूल्स, कंटेंट और सर्विस एक्सेसिबल हो सके। तो फोकस सिर्फ एआई पढ़ाने पर नहीं बल्कि एआई असिस्टेड एप्लीकेशंस पर करने पर भी होगा। टीचर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, पर्सनलाइज्ड लेसन्स प्लान बनाना और रिमोट एरियाज के स्टूडेंट्स को तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना। तो मिनिस्ट्री ने एआई सॉवरेनिटी पर भी जोर दिया, यानी इंडिया अपने इंडिजिनस एआई सिस्टम्स डेवलप करे। तो ओवरऑल गोल है कि डिजिटल कनेक्टिविटी के बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पर्सनलाइज्ड और इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाए। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे जुडिशियल ड्रिफ्ट इन द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हियरिंग्स। तो यहाँ पर फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बनी, जब वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपीयर हुई। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि एसआईआर प्रोसेस में प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज हैं जो उनके स्टेट्स के लोगों को हार्डशिप में डाल रही हैं। तो कोर्ट ने 9 फरवरी को कुछ डायरेक्शंस पास किए ताकि इन तकलीफों को जो है कम किया जा सके। लेकिन हियरिंग के दौरान कोर्ट ने यह भी कह दिया कि किसी भी स्टेट में एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। तो ऑथर के मुताबिक यही सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक है सबसे, क्योंकि कोर्ट ने अब तक जो एसआईआर है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। फिर भी उसने पहले ही कह दिया है कि प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। तो एसआईआर के खिलाफ पहला चैलेंज बेसिकली जुलाई 2025 में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में फाइल हुआ था, जहां पिटिशनर्स ने डायरेक्टली एसआईआर की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्वेश्चन किया था। नवंबर 2025 में जो है तक बिहार इलेक्शंस हो गया और एसआईआर एक फेट कंप्लाई बन गया, यानी ग्राउंड रियलिटी जिसे अंडू करना मुश्किल हो गया। और कोर्ट ने कई हियरिंग्स में आधार कार्ड जैसे आइडेंटिफिकेशन इश्यूज पर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन दिए, लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पेंडिंग रहा कि एसआईआर की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। तो आर्टिकल ये भी हाईलाइट करता है कि ये पैटर्न नया है। आधार प्रोग्राम को 2012 में चैलेंज किया गया था, लेकिन फाइनल जजमेंट जो है 2018 में आया। तब तक आधार पूरे सिस्टम में डीपली एम्बेडेड हो चुका था, और तब भी कोर्ट ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस ही दे रहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर इशू पर तुरंत फैसला नहीं हुआ उस टाइम पे। और लीगल जो लेवल पर सवाल जो है पावर का है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्पेशल रिवीजन का पावर देता है, और जो टारगेटेड करेक्शन के लिए लगता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है वो स्टेट वाइड हो रहा है, जिसमें कि पूरी पॉपुलेशन को अपनी सिटीजनशिप और जो वोटिंग राइट से दोबारा प्रूव करने पड़ रहे हैं बिना किसी स्पेसिफिक सस्पिशन के। तो ये स्टेट और जो सिटीजनशिप रिलेशनशिप को इन्वर्ट करता है।
पहले स्टेट्स को डाउट प्रूव करना होता था कि जो है वो कि कोई सिटीजन है या नहीं। अब सिटीजन को अपनी लेजिटिमेसी जो है खुद प्रूव करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर 1995 में लाल बाबू हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाम हटाने से पहले स्पेसिफिक नोटिस और रीजन देना जरूरी है। पर एसआईआर में जो मास प्रिजम्पशन ऑफ नॉन सिटीजनशिप है उसका इफेक्ट दिख रहा है। फॉर्म 7 जो किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे के नाम पर ऑब्जेक्शन करने का अधिकार देता है, उसका एलिज्ड मिसयूज भी हो रहा है, जिसमें मास डिलीशंस की रिपोर्ट आ रही है इस फॉर्म के थ्रू। तो आर्टिकल यहाँ पर कंक्लूड करता है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिचेस नहीं है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स और वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे कि गरीब हैं, कास्ट और जेंडर इंस्पेक्शन पर खड़े लोगों को डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली इक्वालिटी और डिग्निटी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का कोर इशू है। इसीलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्वीक्स नहीं है, बल्कि सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन से ही पॉसिबल हो सकता है। और फिर जो नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंटर्स द सैंक्टम। तो ये आर्टिकल बेसिकली दो रिसेंट मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के थ्रू जो जुडिशरी के रूल को एक्सप्लेन करता है। एक केस यहाँ पर थिरुपरंकुंद्रम दीपैथोन का था, और दूसरा जो था थेनकाई सेक्ट से रिलेटेड था, जो उनका राइट है टू रिसाइट हायम्स एट द कांचीपुरम वराद राजा पेरुमल टेम्पल। तो इन केसेस से ये क्लियर होता है कि कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है रिलीजियस डिस्प्यूट्स डिसाइड करना। तो ये भी मिथ तोड़ता है कि टेम्पल जो है प्राइवेट स्पेसेस हैं जहाँ पर कोर्ट या स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बोलते हैं पहले ब्रिटिश एरा में जो टेम्पल डिस्प्यूट्स हैं वो बेसिकली सिविल कोर्ट्स में जाते थे, और 1908 में जब ये केस था आया शंकरलिंगानंदन वर्सेस राजा राजेश्वरा डोराई केस, इसमें प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया था कि जो नाडर कम्युनिटी है उसको कामुदी टेम्पल में एंट्री का राइट है या नहीं। तो तब इन मैटर्स को सिर्फ सिविल राइट्स डिस्प्यूट माना जाता था। और 1927 में हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट आया, जिससे जो टेम्पल्स पर गवर्नमेंट का सुपरविजन जो है वो शुरू हुआ। 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 ने रिलीजियस फ्रीडम को फंडामेंटल राइट बना दिया, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी ये सब ना बिगड़े। तो इससे जो है कोर्ट्स का अप्रोच चेंज हुआ। अब वो सिविल डिस्प्यूट्स नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से मैटर देखते हैं। तो सदर्न स्टेट्स जो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, उन्होंने हिंदी रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स लॉज को लाकर टेम्पल गवर्नेंस रेगुलेट किया। तो इससे जो जुडिशियल ओवरसाइट है वो बढ़ा, और टेम्पल रिलेटेड जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो डेवलप हुई। फिर कोर्ट्स ने एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टूल डेवलप किया, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। तो इस टेस्ट में देखा जाता है कि कोई प्रैक्टिस रिलीजन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है या नहीं है, एसेंशियल हिस्सा है नहीं है। तो अगर नहीं है तो कोर्ट उस पर इंटरवीन जो है वो कर सकता है। 2018 में इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन एसेंशियल प्रैक्टिसेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं हो सकती। आर्टिकल यहाँ पर कंक्लूड करता है कि रिलीजियस डिस्प्यूट्स का कोर्ट में आना कोई एबनॉर्मल नहीं है, बल्कि जुडिशरी का काम है कि जो फेथ और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बीच बैलेंस बनाकर रखना। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे हैव स्टेट्स गेन्ड फ्रॉम 16th फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को एक्सप्लेन करता है। सेंटर ने जो फंड डेवोल्यूशन है, जो सेंटर से स्टेट को शेयर जाता है, तो उस पर जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आर्टिकल बेसिकली 270 के तहत जो सेंटर है जो भी नेट टैक्स कलेक्ट करता है, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, CGST, SGST, इन सब जैसे टैक्स, उनका एक हिस्सा वो स्टेट्स के साथ शेयर होता है। और ये डिवीजन जो होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में हर बार फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करती है। और लेकिन यहाँ पर जो सेस और सरचार्ज है जो कलेक्ट होता है वो प्योरली सेंटर को जाता है, ये स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता है। तो इसीलिए जो डिविजिबल पूल है, जो भी टैक्स कलेक्ट होता है उसका भी हिस्सा नहीं होता है स्टेट्स के साथ। और 13th फाइनेंस कमीशन में स्टेट्स का जो शेयर है वो 32% था। 14th फाइनेंस कमीशन में ये बढ़ाकर 42% कर दिया गया। 15th कमीशन में जो जम्मू एंड कश्मीर के और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसे 41% कर दिया गया स्टेट्स का शेयर। तो यहाँ पर स्टेट्स की डिमांड क्या है कि 18 स्टेट्स ने डिमांड किया है कि शेयर 41% से बढ़ाकर इनका 50% किया जाए। कुछ ने जो है 45% से 48% का सजेशन दिया है। और स्टेट्स ने कहा है कि सेस और सरचार्ज को भी डिविजिबल पूल में इंक्लूड किया जाए, जो स्टेट्स सेंट के साथ शेयर किया जाए।
इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, इन्होंने कहा है कि जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन को भी क्राइटेरिया में शामिल किया जाए। तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन का वर्टिकल डेवोल्यूशन है, 16 फाइनेंस कमीशन का। कमीशन ने 41% का जो शेयर है स्टेट्स के साथ वो मेंटेन किया है। इसका रीजन उन्होंने दिया है कि स्टेट्स ऑलरेडी टोटल टैक्स का अच्छा हिस्सा पा रहे हैं और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्पेंडिंग अल्टीमेटली स्टेट्स को ही मिलती है और सेंटर को डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की बात करते हैं, जो स्टेट्स के बीच में जो शेयर होता है। तो यहाँ पर कमीशन ने ग्रेजुअल चेंज का प्रिंसिपल फॉलो किया है। स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन जो भी जीडीपी में है उसको एक नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है, तो इससे एफिशिएंसी को रिकॉग्निशन मिला। तो रिजल्ट ये हुआ कि जो सदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स है उनका शेयर थोड़ा बढ़ा क्योंकि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छा, और जो बड़े नॉर्थ और सेंट्रल स्टेट्स है उनका जो शेयर है वो कम हुआ। तो ओवरऑल सिस्टम लार्जली स्टेटस को पर है, लेकिन डायरेक्शन जो है एफिशिएंसी की तरफ है। तो कमीशन ने ये भी कहा कि जो सेंटर को सेस और सरचार्ज कम करना चाहिए, स्टेट्स को सब्सिडीज टारगेटेड करनी चाहिए, पावर सेक्टर को रिफॉर्म करना चाहिए और फिस्कल डिसिप्लिन जरूरी है। तो ओवरऑल यहाँ पर बैलेंस मेंटेन किया गया है, साथ ही परफॉर्मेंस को इम्पोर्टेंस भी दिया गया है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्शन इन बांग्लादेश लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो यहाँ पर बांग्लादेश में 12 फरवरी को बेसिकली जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और कई लोग इसे बेसिकली सेकंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश भी बोल रहे हैं, और यहाँ पर जुलाई चार्टर पर भी नेशनल रेफरेंडम भी किया जाएगा। तो इस इलेक्शन में लगभग 2034 कैंडिडेट्स हैं और जो फॉर्मर पीएम है शेख हसीना, उनकी जो पार्टी अवामी लीग, उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। मई 2025 में एंट्रीम गवर्नमेंट ने, यहाँ की जो एंट्रीम गवर्नमेंट है उसने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इसकी एक्टिविटीज पर बैन कर दी। तो शेख हसीना ने इलेक्शंस को अनडेमोक्रेटिक बताया है। तो यहाँ पर जुलाई चार्टर क्या है जो रेफरेंडम होने वाला है? जुलाई चार्टर रेफरेंडम बेसिकली बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना मेनली इसका मकसद है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको और स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाना, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जिसमें अपर हाउस लोअर हाउस हो, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से और इंडिपेंडेंट बनाना ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स स्ट्रांग हो। तो अगर ये रेफरेंडम में का रिजल्ट यस आता है तो फिर जो नई पार्लियामेंट है उसको 180 डेज के अंदर रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो इंडिया का यहाँ पर क्या रोल रहेगा? बोलते हैं कि इंडिया को ऑब्जर्वर के रूप में इन्वाइट किया गया है। 330 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी बुलाए गए हैं। बांग्लादेश साउथ एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो कोलकाता बेसिकली खुलना, अगरतला और अखौरा रेल लिंक से 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स दोनों देश के रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और 2024 के रेजिम चेंज के बाद जो रिलेशन है उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी है और इलेक्शंस का जो रिजल्ट है फ्यूचर डायरेक्शन इसमें तय करेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रम्प्स वेनेजुएला अटैक अ फुटनोट इन वेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल प्लंडर। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली वेनेजुएला को बताता है कि आज जो क्राइसिस दिख रहा है वो सिर्फ आज का प्रॉब्लम नहीं बल्कि 500 साल पुरानी हिस्ट्री का रिजल्ट है। 1942 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा तब से लैटिन अमेरिका में यूरोप कंट्रीज ने जो है कब्जा जमाना शुरू किया वहाँ पे। तो वहाँ की पुरानी जो सभ्यताएं हैं, जो मायन है, एज़टेक है, इनका है, उनको बर्बाद किया गया और उनके रिसोर्सेज जो सोना चांदी तेल है, ये सब एग्रीकल्चर है, उसको यूरोप ले जाया गया। तो लोगों को या तो जो है मारा गया या मजदूरी करने पर मजबूर किया गया। तो ऑथर कहता है कि इस एक्सप्लॉयटेशन ने लैटिन अमेरिका के जो गरीब है को और भी ज़्यादा गरीब और डिपेंडेंट बना दिया। तो बाद में ब्रिटेन और फिर अमेरिका ने भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाया यहाँ पर। जब भी किसी कंट्री ने अपने रिसोर्सेज जो पर कंट्रोल पाने की कोशिश की तो वहाँ पर जो कूप कर दिया गया यानी सत्ता पलट करवाया गया। तो चिली में भी ऐसे ही हुआ जहाँ एक सेलेक्टेड सोशलिस्ट लीडर को हटा दिया गया। तो यहाँ पर वेनेजुएला में बोलते हैं कि हुगो चावेज ने कोशिश की कि देश का जो ऑयल है और पैसा है वो फायदा गरीब लोगों को मिले। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और लैंड रिफॉर्म शुरू किए, लेकिन वेनेजुएला की जो इकोनॉमी ज़्यादातर ऑयल डिपेंडेंट थी और जब ऑयल प्राइसेस गिरे और बाहर से प्रेशर आया तो सिस्टम यहाँ का वीक पड़ गया। तो यूएस का प्रेशर भी लगातार बना रहा। तो आर्टिकल का मेन मैसेज है कि वेनेजुएला का क्राइसिस सिर्फ उस देश की गलती नहीं है, ये कॉलोनियल हिस्ट्री, एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का रिजल्ट है। मतलब प्रॉब्लम को समझने के लिए पूरी हिस्ट्री यहाँ पर देखनी जरूरी है वेनेजुएला के लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ईरान विल नॉट यील्ड इन फेस ऑफ एग्रेशन।
तो यहाँ पर ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशन की 47th एनिवर्सरी पर तेहरान में कई शहरों में बड़ी रैलीज निकाले। 1979 में इस रेवोल्यूशन ने बोलते हैं कि यूएस बैक जो मोनार्की है उसको हटाकर इस्लामिक रिपब्लिक बनाई थी। तो सुप्रीम लीडर यहाँ पर अली खामेनी ने लोगों की को यूनिटी दिखाने को कहा और प्रेसिडेंट ने बोला कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहता, लेकिन प्रेशर में नहीं झुकेगा। और यूएस और ईरान जो टेंशन हैं वो हाई हैं, टॉक्स में प्रोग्रेस नहीं हुई। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने वार्निंग दी है कि अगर डील नहीं हुई तो मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है और रीजन में सिचुएशन काफ़ी टेंस बनी हुई है।